हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज शनिवार है और आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का रिवीजन है। लगभग 125 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लगभग 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा और कंटिन्यू हम रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक तरह से रिवीजन है, तो रिवीजन देखिए कितना याद है आप लोगों को। मैं भी भूलता हूँ, मुझे भी कितना याद है। आंसर सामने नहीं रखना है। आइए तो देखते हैं। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदग्गा में। तो ये आंसर होगा आपका झरिया में। झारखंड में स्थित प्रमुख कोयला खाने झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, उत्तरी एवं दक्षिणी करणपुरा, ललमटिया, डाल्टनगंज इत्यादि हैं। जबकि झरिया से राज्य का लगभग 50% कोयला निकाला जाता है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए ये आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 35.38% अकेले उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी पहला स्थान है। गन्ना एवं आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, अनिश्चित काल के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये ऑप्शन बी होगा, 6 माह के लिए। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग इस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में ना हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध का उदाहरण है? सहजीवी संबंध मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाता हो, नुकसान नहीं। तो शैवाल और कवक का रिलेशन है सहजीवी, और यहाँ पादप और जीवाणु का। बाकी यहाँ पे है दूसरा, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु में वैसा कुछ रिलेशन नहीं होता है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ जीवाणु लिखा था। और राइजोबियम ये क्या है? लेगुमिनियस प्लांट जो होता है, दलहनी पौधा, उसके जड़ के गांठ में पाया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, आगे दिया ही होगा। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं 6ठा नंबर। रासायनिक, अच्छा थोड़ा सा कट रहा है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। तो ये तो सही है। अत्यधिक अम्ल
अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो ध्यान देना, आंसर एक होगा ऑप्शन ए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, अतः कथन एक सही है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। अब है अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाया जाता है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है, अम्लता को दूर करने के लिए, क्योंकि ये क्षारीय है। जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, इसलिए कथन 2 गलत है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहन के पार्श्व साइड मिरर में उत्तल दर्पण ना यूज होकर, अच्छा रुक जाइए, हाँ उल्टा है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोनों को यहाँ गुण उल्टा हो जाता है ना, यहाँ पे क्या है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण यूज होता है, क्योंकि यहाँ अवतल की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से पहला ही सिर्फ सही है, ऑप्शन ए। कथन एक सही है, कथन एक सही है। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि वाहनों के पार्श्व दर्पणों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, यहाँ देखिए कारण है, ये हमेशा पूछा जाता रहता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में छोटा होता है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी गाड़ी पीछे से आ रही है वो पूर्ण रूप से आपको पता चल जाता है कि क्या है, कितने आकार का है, क्योंकि छोटा बनता है और विस्तृत रूप में वो दिखाता है। आभासी है तो ये सीधा होगा ही, आकार में छोटा होता है। अब यदि हम मिरर लगा लेते हैं अवतल दर्पण का, तो उसमें प्रकृति है प्रतिबिंब बनने का, क्या कहीं कभी छोटा कभी बड़ा, वो डिस्टेंस पे निर्भर करेगा। उस स्थिति में आप सही जायजा नहीं कर सकते हैं कि पीछे से किस प्रकार की कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है, धोखा हो सकता है ना। तो आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत हुई। तो ये तो लग रहा है ठीक है। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ है। तो ये जो है जो हिमालय क्षेत्र और विंध्य में नहीं उपजाया गया, ये NCERT से है। ये ऑप्शन ए होना चाहिए, केवल एक। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में, अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीरनगर के लहुरा देव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। सामान्यतः कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। तो ये कृषि का विकास की बात है, ना कि गेहूं की बात है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत के शासकों को बढ़ते हुए कालखंडों में व्यवस्थित करें। तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। पिछली बार हमने बताया था गोल खिला तसला में, एक आप यहाँ पे ठीक है ना, ऐसे सुन लीजिए, लिखने में लंबा हो जाएगा। गोल खिला तसला में तो गु से हो गया गुलाम वंश। अब तसला समझाना ही पड़ेगा, लिख लेते हैं, ठीक है। तो गोल खिला तसला में लिख ही लीजिए। तो गु से गुलाम वंश, तो गुलाम वंश को तुर्की शासक का वंश भी बोलते हैं, ममलुक वंश भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि गुलाम वंश पहला ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुर्की शासन रहेगा या तुर्की वंश रहेगा, ममलुक वंश रहे, गुलाम वंश रहे, सब एक ही होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो गु से गुलाम वंश हो गया। खिला से खिलजी याद रखिए,
त से यहाँ पे तुगलक याद रखिए, स से सैयद रखिए, ल से लोदी याद रखिए, पांचों इसी में आ गया। तो ये लगातार ही है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे डेट है कि कितना साल तक चला था। तुर्की शासक 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 सबसे कम समय तक शासन रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 तक। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए, बी विदेशी व्यापारियों के रहने खाने पीने व मनोरंजन के लिए, सी है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर, और डी है कैदियों एवं दासों को रखने के लिए। तो गैरिसन शहर मेनली इसीलिए बनाया गया था, कैदियों एवं दासों को रखने के लिए। गैरिसन शहर किले बंद बसाव होते थे जहाँ सैनिक रहते थे। आइए देखते हैं ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहीं गलती तो नहीं बता दिए थे। ठीक है, कैदियों एवं दासों को रखने के लिए। अब रुकिए, ये गलती हमने बता दिया है, बताते जा रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, गैरिसन शहर किले बंद बसाव होते थे जहाँ सैनिक रहते थे, लेकिन डी है तो कैदियों, यहाँ देखिए रक्षा सैनिकों को टुकड़ी के रखने के लिए मजबूत किले बंद शहर। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दिख गया, क्योंकि आज ये कहीं और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया था, इसीलिए फिर से पीछे आना पड़ा। ठीक है, तो ये सी होगा सही। 11 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो देखते हैं, हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार तो जेम्स रेनल ने किया है। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये 1 और 3 होना चाहिए सही। 1 का सी देखते हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना महत्वपूर्ण लगता था। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बना था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, अतः कथन ये 3 सही है। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स मिल, जेम्स रेनल, वारेन हेस्टिंग, भगनी निवेदिता। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया था जेम्स मिल के द्वारा। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज को भारत के सारे भूभाग को कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह मानता था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। ऐसा उसकी संकीर्ण मानसिकता थी उस वक्त की। तो आइए देखते हैं 13 नंबर देखते हैं। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक है? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो आंसर होगा चारों, ऑप्शन डी। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 कारक आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, तो दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की तीसरी आवश्यकता है। भौतिक पूंजी के अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। चौथे स्थान पर आपको स्वयं उपयोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। मतलब जिसमें कुशलता हो और जो टेक्नोलॉजी को जानता हो, तो वो हो गया मानव पूंजी। जैसे इंजीनियर ये सब हो सकता है, डॉक्टर ये सब हो सकता है, ठीक है ना, तो ये इसका भी तो लाभ समाज को मिलता है ना। उत्पादन के कारक से संबंधित भौतिक पूंजी के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 मदें आती है, स्थायी पूंजी एवं क्रियाशील पूंजी।
अवस्थाई मतलब तो समझ रहे हैं, स्टेबल और क्रियाशील क्या है। तो देखते हैं, भौतिक पूंजी का अंतर्गत औजार है, मशीन है, भवन को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि औजार, मशीन एवं भवन को कार्यशील पूंजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि औजार बहुत दिन तक टिकता है, मशीन भी टिकाऊ है, भवन जो एक बार बन गया वो भी अस्थायी रूप से चलता है। तो ये सब अस्थायी पूंजी का भाग है, उलट गया यहाँ पे। भौतिक पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नकद मुद्रा को स्थायी पूंजी कहते हैं। नहीं, कच्चा माल और नकद मुद्रा तो ये प्रवाह हो जाएगा ना कहीं यूज हो जाएगा, तो ये स्थायी पूंजी कैसे हो सकता है। तो 2 और 3 गलत है, सिर्फ सही कौन है, तो केवल एक सही है। आइए देखते हैं, अब आके देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, उससे और थोड़ा स्लो कर देते हैं। 1 घंटा की जगह पर 1.25 घंटा जाए तो जाए, लेकिन सही तरीके से चलना चाहिए। केवल कथन एक सही है, ठीक है, ऊपर तो हो ही गया था ना डिस्कस। केवल कथन एक सही है। भौतिक पूंजी उत्पादन के एक महत्वपूर्ण कारक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 मदें आती है, स्थायी पूंजी एवं क्रियाशील पूंजी। औजारों, मशीनों और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक का प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। जबकि उत्पादन के दौरान कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है तथा इस कच्चे एवं जरूरी माल खरीदने तथा उसका भुगतान करने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, अतः कच्चे माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चिरान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा, मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य जो है बिहार की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्ति का स्थान है। बिहार के मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण एवं अवशेष जो कि लगभग 15 से 30 लाख ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक की अवधि के हैं, ये सिद्ध करते हैं कि प्राचीनतम पाषाण युगीन सभ्यता का बिहार में अस्तित्व था। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य प्रशासन के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो राज्य विषय, अच्छा, भारतीय संविधान के किस भाग में, तो ये 6ठे भाग में। और भाग से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, इसीलिए इसको याद रखिए। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्यों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान करता है। यह प्रावधान बिहार सहित देश के सभी राज्यों पर लागू होता है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस स्थान से बिहार के बाहर राज्य के संदर्भ में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अवंती, कौशल, मथुरा, चाईबास। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से किस स्थान से बिहार के बाहर राज्य के संदर्भ में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मथुरा से, मथुरा नहीं पड़ता है बिहार में। बिहार से बाहर देश के अन्य स्थानों से बिहार के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए जो बिहार के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे साक्ष्य कनौज, प्रयाग, मथुरा, इलाहाबाद, मलवा तथा पुणे से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, ये जगह को देख लीजिए, कनौज, प्रयाग, मथुरा, इलाहाबाद, मलवा, पुणे से प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से न्यूनतम भूभाग कौन सा है। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बी जलोर मैदान, सी दक्षिणी सीमांती पठार प्रदेश, पूर्वी बाढ़ प्रवण प्रदेश। क्या है, बिहार में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से नवीनतम भूभाग कौन है। तो ये जलोर मैदान होगा। बिहार राज्य के भूवैज्ञानिक संगठन के चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूह का योगदान है। बिहार का जलोर मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युगीन चट्टानें मिलती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि बिहार राज्य के भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर, ये सब फिर से क्वेश्चन बन सकता है ना, चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के सेलों का समूह का योगदान है। बिहार का जलोर मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि दक्षिणी बिहार के सीमांती पठार प्रदेश में आर्कियन युगीन चट्टानें मिलती है, तो ये पुरानी है। आइए देखते हैं, पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। हाल ही में पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के भाला फेंक में 83.18 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने पहले प्रयास में 80.71 मीटर भाला फेंका और छठे और अंतिम प्रयास में 83.18 भाला फेंका था।
निम्न में से किसने हाल ही में एथलीटों को प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह। आंसर होगा ऑप्शन बी, किरेन रिजिजू। खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में ओलंपिक 2024 और उसके बाद के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। यह खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को दी जाने वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्वास्थ्य लाभ सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस देश की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? स्पेन, जापान, ऑस्ट्रिया, कोस्टा रिका। अच्छा, इनमें से किस देश के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पेन को संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो हमको जहाँ तक ध्यान में आ रहा है यही होना चाहिए, कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा में है। वे इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की पहली व्यक्ति होंगी। आइए देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो G7 के नेताओं ने किया है किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए? तो चाइना दे रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने हाल ही में चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने और विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचा B3W लॉन्च के लिए सहमत हुए हैं। आइए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक गणराज्य के किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस। मारिया शरापोवा, सेरेना विलियम, वीनस विलियम, बारबोरा क्रेजसिकोवा। तो ये डी ही है, बारबोरा क्रेजसिकोवा। किस देश की खिलाड़ी है? चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजसिकोवा ने हाल ही में अनास्तासिया पावलुचेंकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है। वे अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही थी। वे इससे पहले क्रेजसिकोवा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब जीत चुकी है। चौबीसवां देखते हैं। इनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। नीतीश कुमार, पंकज कुमार, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। बिहार के कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन बी, 3 जिलों में। तो ये पहला अभी खत्म हुआ है, अभी बहुत बाकी है। अभी तो एक ही भाग खत्म हुआ है ना। और कितना मिनट चल गया? 23 मिनट। अच्छा, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक, ये तो उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए ना कि पश्चिम बंगाल में? और ना, बिहार में नहीं होगा। भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। चलिए, ये ऑप्शन हमने गलती लिखा है, लेकिन याद सही था। तो ये उत्तर प्रदेश में ही होगा। ठीक है, इसको सुधार देते हैं। सी में था ना, चलिए सी कर देते हैं। अब दूसरा देखते हैं। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? चिकनी मिट्टी, पासो मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। तो कैपिलरी सबसे बेहतर पासो मिट्टी में होता है। सॉरी, चिकनी मिट्टी में होता है। चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आइए देखते हैं तीसरा। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? दोनों सदनों के सदस्यों से,
राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, विधानसभा के सदस्यों से। तो प्राक्कलन समिति सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति एक अस्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं 4 नंबर। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, उपमंत्री। तो ये होगा आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आज से मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन बात चल रहा था सिर्फ कैबिनेट की, ना कि मंत्रिपरिषद की, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल एक ही है। ये देखते हैं 5वां नंबर। स्टार फिश या तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, यानी कि वैसे जंतु जिसका ऊपर का शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड परत से बना हो, जैसे घोंघा, सिप्पी, ये सब। पर भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है। कौन? ये स्टार मछली अपने अमाशय को बाहर निकालती है और कवच हटा लेती है पहले जिस भोजन को खाना है, तथा जंतु को कोमल भाग को खाती है। तो ये दोनों सही है। आइए देखते हैं सी नंबर। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। तारा मछली भोजन को सीधे अमाशय में ही ग्रहण करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शेष सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल, लेकिन भौतिक परिवर्तन सामान्यतः जो है रिवर्सिबल होता है, सारे नहीं होता है लेकिन होता है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ उल्टा दिया है तो पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा है ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दूसरा तो सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है या रिवर्सिबल। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ को गर्म करने पर पुनः पानी में बदल जाता है। अब है रासायनिक परिवर्तन अनुत्करणीय होता है, इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, अतः कथन एक गलत है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है, अतः कथन 2 सही है। आइए देखते हैं 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे को खाने का जो क्रम होता है, तो घास को कीट खाया, कीट को मेढक खा सकता है, मेढक को सर्प खा सकता है, सर्प को गरुड़ खा सकता है। बाकी में सीरीज नहीं काम कर रहा है, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। सभी जीव चाहे वे शाक भक्षी हों अथवा मांस भक्षी अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि जंतु पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतु द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास को कीट द्वारा खा लिया जाता है और जिन्हें मेढक खा लेते हैं कीट को, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गरुड़ खा लेता है। तो ये सीरीज चलता है। आइए देखते हैं 8वां। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी।
तो हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, तो ये बात तो लग रहा है सही है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो ये बात भी सही है। पांडुलिपियों केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो भाषा तो कुछ और भी हो सकता है और दूसरी जगह भी पाया गया है, तो ये तो गलत लग रहा है। कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपि मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही पांडुलिपि विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है, जिनसे संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल है। आइए देखते हैं 9वां नंबर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसे अपना सैन्य अभियान मालवा से मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समूह तथा मदुरै एवं जाबुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया? ये कौन हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी? देखते हैं, ध्यान नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मालिक काफूर के नेतृत्व में हुई। साथ ही उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ वार्षिक कर ही उनसे वसूलता था। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? दीवान, किबला, मंसूरा, सहन। तो मक्का की तरफ का जो दिशा है वो किबला कहलाता है। मस्जिद के खंभों वाले कक्षा को लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला को आखिरी सिरे को मंसूरा कहते हैं। मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था, तो ये हुआ था। भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। भारत के बने सूती कपड़े, ठीक है। इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। हमको लगता है ये तीनों सही है। पश्चिम तट पे ये आ चुके थे कालीकट में, है ना। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इसका अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था, है ना। तो एक अधिकार तो जरूर मिला था सिर्फ इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड की दूसरी कंपनी यहाँ आके नहीं कर सकती थी, लेकिन पूरब के देश, पश्चिम के देश के और भी जो या फिर यूरोपीय देश और भी तो थे, वो आ सकते थे। इस कालखंड में यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। पुर्तगाली अंग्रेज से पहले भारत आए और इस समय तक उन्होंने भारत के पश्चिमी तट अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकत्ता गांव की जिम्मेदारी खरीदी थी, जो बाद में कलकत्ता बना, तो ये बात ठीक है। अब है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे। अच्छा, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। दोनों में तो फरमान तो शायद ये प्राप्त किया था, लेकिन ये शुल्क बिना चुकाए नहीं काम कर सकते थे, तो ये हो जाएगा आंसर, केवल एक होना चाहिए। देखते हैं, हाँ, तो देखिए क्या है। 1696 तक कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों तथा आसपास बसी आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था, जो बाद में कलकत्ता बना, अतः कथन एक सही है।
कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। औरंगजेब के इस फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार मिला था, ठीक है ना, निजी को नहीं। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गया था। कथन 2 गलत है। आइए देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई, तो ये ठीक है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया, जिसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV। हरित क्रांति के दौरान गेहूं एवं चावल की खेती पर अधिक जोर दिया गया था, तो ये भी सही है, तो उपयुक्त में सब भी सही हो जाएगा। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं एवं धान की खेती पर दिखाई पड़ता है। परंपरागत बीज की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीज से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत पड़ने लगी, है ना, सब अधिक हो गया। आइए देखते हैं। भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। दूसरा है पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तीसरा है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। और डी है पंजाब, हरियाणा, उत्तरी प्रदेश। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी और जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश। भारत के संदर्भ में 1996-67 की नई कृषि नीति, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सीमित क्षेत्रों में रहा। यहाँ किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहला प्रयोग किया। आइए देखते हैं। 15, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? हर्षवर्धन के काल में, शेरशाह सूरी के काल में, मीर कासिम के काल में, या फिर 12वीं शताब्दी में? तो ये 12वीं शताब्दी में पड़ा, किसी खास शासक के काल में नहीं। इसका नाम बिहार 12वीं शताब्दी में पड़ा। विहार से बिहार शब्द बना। यहाँ पर स्थित असंख्य बौद्ध मठों, जिसको विहारों के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा। शब्द बिहार विहार शब्द का अपभ्रंश है। आइए देखते हैं 16 नंबर। पटना शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अजातशत्रु, उदयन, शेरशाह, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ ध्यान देना है कि पाटलिपुत्र की बात की जाए तो उदयन ने, और पटना की बात की जाए तो शेरशाह ने। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगध साम्राज्य से लेकर संपूर्ण प्राचीन ऐतिहासिक काल में बिहार की राजधानी रहे पाटलिपुत्र ईस्वी पूर्व 550 से 750 ईस्वी तक नगर का 541 ईस्वी में पुनः निर्माण कर सूर्यवंश के अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पटना शहर की स्थापना की। उसने पटना शहर को दुर्गीकृत करवाया तथा यहाँ पर टकसाल की स्थापना की। तत्पश्चात संपूर्ण मध्यकाल, आधुनिक एवं समसामयिक कालों में पटना शहर लगातार बिहार की राजधानी बनी है। आइए देखते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार में कितने अस्पष्ट धरातल हैं? तो ये चारों का डिस्क्रिप्शन नीचे होगा। 4 कौन कौन हैं? भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार में 4 अस्पष्ट धरातल देखे जाते हैं। उत्तर में शिवालिक की प्लियोसीन चट्टानें, गंगा के मैदान में प्लीस्टोसीन काल का जलोढ़ निक्षेप, कैमूर के पठार पर विंध्य कल्प का चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना निक्षेप, तथा चौथा है दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश की आर्कियन यूनियन चट्टानें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बिहार के किस क्षेत्र में विदेशिया लोक नाट्य का चलन है? भोजपुर क्षेत्र, पटना क्षेत्र, रोहतास क्षेत्र, भागलपुर क्षेत्र। तो विदेशिया जहाँ तक भोजपुर है ना। बिहार के लोक जीवन में लोक नाट्यों का अपना एक विशेष महत्व है। इन लोक नाट्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक सुसज्जित रंगमंच, पात्रों का मेकअप तथा वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार में विदेशिया भोजपुर क्षेत्र का अत्यंत प्रचलित लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य में लौंडा नाच के साथ साथ आल्हा,
बारहमासा, पूर्वी, नेटुआ, पम्बडिया आदि का पुट होता है। इस नाटक का आरंभ मंगलाचरण से होती है तथा महिला पात्राओं की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये कहाँ के? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल। तो ये इजराइल के होंगे। एक पूर्व तकनीकी उद्यमी हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट को हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे धार्मिक जीवन शैली का नेतृत्व करने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कट्टर धार्मिक राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ राजनीति में शोहरत हासिल की। आइए 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तैराक काइली मैककेन ने हाल ही में कितने मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तैराकी से रिलेटेड है, 100 मीटर में शायद। देखते हैं 100 की 150 था। बी, ऑस्ट्रेलिया के तैराक काइली मैककेन ने हाल ही में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में दूरी को महज 57.45 सेकेंड में तय करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया था। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अपने कैरियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? 12वां, 15वां, 19वां या 25वां? क्या है? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, ये लग रहा है ना 19वां होना चाहिए। अपना जीवन का 19वां ग्रैंड स्लैम जीता है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में फ्रेंच ओपन के फाइनल मैच में ग्रीक के स्टेफानिस सित्सिपास को ये रेंज से हराकर अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही वे टेनिस इतिहास में 2 बार जो है 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये बिहार से हो जाएगा। हाल ही में भागलपुर, बिहार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी। एपीडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में इन आमों की पहली खेप को निर्यात किया है। इनसे किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़। तो रोपड़ या खड़गपुर, देखते हैं रोपड़ होना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है, जो कि देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन कार्यों के लिए अनुकूलित है। इसको देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए भू अभिलेख की डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण की प्रगति में देश में कौन सा राज्य अव्वल रहा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये बिहार रहा, ऑप्शन डी। आइए 25 नंबर देखते हैं। कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये 13 जिले दे रहा है ना नीचे। तो ये स्लाइडिंग हो गया था। तो चलिए अभी 50 पढ़े हैं, अभी 75 और पढ़ना है। चलिए इसको भी धीरे धीरे चलते हैं, रुकने से क्या फायदा है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तन क्रिया से, चट्टानों के बलयन भ्रंशन से, उपरोक्त सभी से। तो ये आंसर होगा विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए। वैगनर द्वारा प्रस्तुत महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप एक में मिले थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। इस स्तरखंड के चारों ओर स्थित विशाल जल भाग पेंथालासा के नाम से था। कालांतर में यह पैंजिया के विखंडन होने से तथा विखंडित भाग के प्रवाहित होने से विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई है। 1960 ईस्वी में हैरी हैस ने अपना फ्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया।
जिसके अनुसार सभी महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित है जो हमेशा संचरणशील है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग्य नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं होता है। निहारिका अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बना होता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आइए देखते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो ये आंसर होगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। तो पाचक रस जटिल नहीं बनाता है, ठीक है ना, यहाँ पे सरल बनाएगा ना। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। तो ये दो सही है। कथन एक असत्य है क्योंकि पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। आहार नल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है जो पाचन में सहायक होते हैं। अतः कथन 2 सही है। आइए देखते हैं छठा। मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो ये लगता है दोनों सही होना चाहिए कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। एक लंबा समय जो होता है वो जलवायु कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होते रहता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम के घटक हैं। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिससे ईख ये सब लगाते हैं, ये फिर गुलाब का डंठल लगाते हैं। पर बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फलों में आने में अधिक समय लगता है। यहाँ पे यही गलती है, समय यहाँ कम लगता है। तो आंसर सिर्फ हो जाएगा केवल एक। कथन एक सही है परंतु 2 गलत है। पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। इसमें से कायिक प्रवर्धन की विधि में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। तो अभिलेख तो ठीक है, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, और वैसे हार्ड मटेरियल जैसे ठोस मटेरियल कोई हो उस पर भी लिखे गए अभिलेख ही कहलाते थे। इसीलिए
सिर्फ लिख दिया ना, ऐसा लिख जो केवल, तो ये गलत हो गया। केवल नहीं लिखता तो चलता कि ऐसा लेख पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वो लेख कहलाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये केवल 2 सही होगा, एक तो गलत हो गया ना। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वह अभिलेख कहलाते हैं, अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। आइए 9वां नंबर देखते हैं कि क्या है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मजदूर, गुलाम, किसान, काश्तकार। तो बंदगा गुलाम के लिए यूज किया जाता था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों को कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता है। अब समझिए कटप्पा बाहुबली का कितना ईमानदार था, है ना। आइए 10वां नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमील नहीं मुफ्ती शायद कहलाते थे, तो ये आंसर ऑप्शन ए होगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार, अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनका फर्ज था कि अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करे एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखे। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना ही पे रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? अलवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां। और डी है सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान। तो ये आंसर हमको लगता है बी होना चाहिए। और इसको डेट के साथ रखिए। डेट दिया है क्या? नहीं दिया है। दिए गए नवाबों में सबसे पहले मुर्शिद कुली खान नवाब बना। मुर्शिद कुली खान के बाद अलवर्दी खान नवाब की गद्दी पर बैठा। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां, तब सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल की नवाबों की बात है। ये देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। अच्छा देखते हैं फिर से क्या बोल रहा है। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। पर नवाबों ने कंपनी के सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी रोक दी। दोनों उसको ये अधिकार नहीं दिया। ठीक है ना, पहला तो ठीक है लेकिन यहाँ पे कौन सही है? तो केवल एक। यहाँ पे न सिक्के डालने का अधिकार दिया था न किलेबंदी का। बंगाल के नवाब शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया तथा व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगा था। कथन एक सही है। उन्होंने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया, इसलिए कथन 2 गलत है। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। आइए देखते हैं। कंपनी नवाब के राज्य के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाती थी। साथ ही कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी की प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं? उपभोक्ता, सरकार, निगम, बैंक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उपभोक्ता, सरकार, निगम, बैंक चारों जो है ना सभी आर्थिक एजेंट होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं। डी। आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है।
वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। वे सरकार, निगम व बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना है। आइए देखते हैं 40 नंबर। अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? ये एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स, पीसी महालनोबिस, अमर्त्य सेन। तो ये होगा आंसर आपका बी ऑप्शन, जॉन मेनार्ड कीन्स। अर्थशास्त्र की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई है। 1936 ईस्वी में प्रकाशित इस पुस्तक के बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में विकास हुआ। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो राजकीय वृक्ष पीपल तो है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय नदी गंगा नहीं है, ये राष्ट्रीय नदी हो गया है। तो ये हो जाएगा डी। विकल्प डी में अंकित राजकीय नदी गंगा के अलावा सभी विकल्प बिहार के राजकीय प्रतीक हैं। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित गंगा बिहार की मुख्य नदी तो है, परंतु राजकीय नदी नहीं है। 4 नंबर, तो 2008 को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के संदर्भ में प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य निम्न से किस काल के प्राप्त होते हैं? सिंधु सभ्यता काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? बिहार के संदर्भ में प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य निम्न में किस काल के प्राप्त होते हैं? तो सिंधु सभ्यता काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल का। मौर्य काल का इसको देखते हैं, इसका आंसर नहीं फिलहाल याद है, तो डी ही दे रहा है कि बिहार के संदर्भ में प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य निम्न से किस काल के प्राप्त होते हैं? तो मौर्य काल के, ना सिंधु सभ्यता काल के, ना वैदिक काल के, ना महाजनपद काल के। बिहार के संदर्भ में मौर्यकालीन साक्ष्य थोड़ा देखते हैं, ये लंबा है, टोटल जितना मौर्यकालीन प्राप्त हुआ है वो भी है। प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य पाए गए हैं मौर्य सम्राट के अशोक के। अशोक स्तंभ अभिलेख भी पाए गए हैं लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, और ये रामपुरवा से। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। बिहार में अशोक कालीन लघु प्रस्तर अभिलेख भी पाए गए हैं, ये रोहतास जिले में सासाराम के पास चंदन पीर पहाड़ी से। बिहार में अशोक कालीन गुफा अभिलेख भी पाए गए हैं गया जिले के बराबर पहाड़ियों में 3 गुफा अभिलेख, और 3 गुफा अभिलेख का नीचे नाम है दशरथ के गुफा अभिलेख संस्था 1, और नागार्जुनी पहाड़ी में 2 गुफा अभिलेख। फिर है उपयुक्त सभी मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी या फिर अर्धमागधी थी। ठीक है, ये बिहार की बात है। और ऐसा भी नहीं है, ब्राह्मी भी है। कर उपयुक्त अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी मौर्यकालीन राजकीय लिपि, तो ब्राह्मी और अर्धमागधी दोनों हैं। आइए देखते हैं, बिहार का मैदान विकसित हुआ आगरा लैंड के विखंडन से, गोंडवाना लैंड के विखंडन से, तित्थिस सागर के विखंडन से, बिग बैंग से। तो हिमालय के बगल में ये पड़ रहा है, और हिमालय का निर्माण किससे हुआ था? तित्थिस सागर में जो कुछ हुआ था उसके कारण, प्लेट विवर्तनिकी के कारण ऊपर उठ गया था, कुछ इस प्रकार से है ज्योग्राफी में। तो देखिए, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, प्राचीन तित्थिस सागर के ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण तित्थिस सागर के मलबे के संपीड़न के द्वारा हुआ है। आइए 18 नंबर देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध जट जटिन लोक नृत्य कब आयोजित किया जाता है? चैत्र वैशाख, सावन कार्तिक फागुन का, और डी है कार्तिक पुष। तो ये सावन से कार्तिक तक के समय अवधि में जट जटिन बिहार का नृत्य होता है। बिहार के लोक नृत्य में जीवन में लोक नाट्यों का विशेष महत्व है। बिहार के लोक नाट्यों का विशेष महत्व इस धर्म में है कि इन्हें बिना किसी मेकअप परिधान और बिना किसी स्टेज के आयोजित किया जाता है। ऐसा ही एक प्रचलित लोक नाटक जट जटिन है जो प्रतिवर्ष श्रावण माह से कार्तिक माह तक पूर्णिमा के आसपास तक अविवाहित लड़की द्वारा अभिनीत होता है। इस लोक नाट्य के द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का नाट्य रूपांतरण किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के पत्रकार ने मुस्लिम युगरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर करके पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये आ गया आपका अभी फिलहाल का करंट अफेयर। तो फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के पत्रकार ने मुस्लिम युगरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर करके पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये होगा ऑप्शन बी, मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन एक भारतीय मूल के पत्रकार ने मुस्लिम युगर और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर करने वाली उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली नवीन खोजी रिपोर्टों के लिए अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कार यह संचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्यिक उपलब्धियों और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शीर्ष अमेरिकी पत्रकारिता पुरस्कार है। आइए देखते हैं, और ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा वेटेज अभी जो है ना बीपीएससी में पूछा जा रहा है करंट अफेयर का। इस बार का 66 में लगभग 40 क्वेश्चन बिहार और टोटल करंट अफेयर मिलाकर था। तर हाल ही के समाचार में देखा गया है पेंसिल पाउडर का उपयोग उदाहरणों की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। बाल श्रम, तलाक, दहेज के मामले, भ्रष्टाचार के मामले। तो ऑप्शन ए होगा बाल श्रम। पेंसिल पोर्टल एक ऑनलाइन मंच जिसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाल श्रम को समाप्त करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला, नागरिक समाज और जनता को शामिल करना है। खबरों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय एमएसडी मंत्री ने नागरिक से पेंसिल पोर्टल पर चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करके बाल श्रम के मामलों को रिपोर्ट करने की अपील की है। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जून 2021 में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन, आयात, भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिसका कचरा निपटान के लिए प्रमुख मुद्दा बन रहा था? तो ये बिहार ही किया होगा। बिहार सरकार ने 15 जून 2021 को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादन, आयात, भंडारण, संचालन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिसका अपशिष्ट निपटान के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन रहा था। राजपत्र अधिसूचना 180 दिनों के बाद प्रतिबंध प्रभावी होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पॉलीथीन के उत्पादन, प्रचलन और उपयोग पर रोक लगा दी थी। आइए देखते हैं 22 नंबर, और ये हमारा 75 क्वेश्चन पूरा होगा, फिर भी अभी 50 है। केनिया की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान केनिया में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केनिया की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान केनिया में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 1956 में इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार हर वर्ष केन्याई लोगों को 400 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। आइए देखते हैं 23 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा है? बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सी है 281, 281 एंड बियॉन्ड, स्टैंडिंग माई ग्राउंड। तो ये आंसर है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सही उत्तर है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी लेकर आए हैं। क्रिकेटर ने पुस्तक में अपने क्रिकेट करियर की एक झलक साझा की है, जिसमें सफलता, असफलता, चोट की झटके और उनसे उबरने की कहानियां शामिल है। भारत सुंदरबन के सहलेखन में सुरेश रैना को उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्र होने से लेकर भारत के लिए खेलने के सपने को जीतने तक के अपने सफ़र के बारे में बताया है। आइए 24 देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर को अंतिम स्थान मिला है? तो ये मिला है पटना को। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में बिहार, असम को संयुक्त रूप से किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पे है। अब दोनों इसीलिए क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा कि बिहार और असम को संयुक्त रूप से क्या स्थान मिला है? तो ये तीसरा है ना, तीसरा ही है ना, ये तीसरा ही हमको जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ये तीसरा स्थान ही है। ठीक है,
ये आइए देखते हैं इस 25 क्वेश्चन को। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है कितना है? तो 2550, ये यही होना चाहिए अरब सागर का खारापन। अरब सागर के पानी का औसत लवणता या खारापन लगभग 2550 है, जबकि महासागरों में औसत लवण 35% है। सामान्यतः सागरीय जल में लवण पदार्थ घुले रहते हैं, जिसे सागरीय जल की लवणता कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो 2 घंटा आगे है ना, तो देखिए यहाँ पे काहिरा की जगह कुछ और भी रह सकता है, तो ये तो सबको पता है, फिर भी कुछ लोग देख लीजिए। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 1 डिग्री का जो अक्षांश देशांतर पे चलता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे 2 घंटा बराबर कितना होगा? 120 मिनट। 4 से भागा दीजिए, डिग्री निकल जाएगा, तो 30 डिग्री। अब यहाँ देखना है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो देशांतर से पूरब की ओर चलते हैं तब आगे कहलाता है, पश्चिम की ओर चलते हैं तो पीछे कहलाता है। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का मान 4 मिनट होता है, जब काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे तो इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगी। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है राज्य का? तो ये महाधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है। करा संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न से किस अनुसूची में किया गया है? तो विधायी शक्तियों का यह 7वीं में, ऑप्शन बी। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्तरस स्रावित नहीं करता है, तो ये तो करता है ना। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। कथन 2 गलत है, क्योंकि यकृत पित्तरस का स्रवन करता है जो कि एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। अन्य 2 कथन सही है। आइए 6ठा नंबर देखते हैं। रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन, जुगाली करना कहते हैं। तो ये तीनों सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन, प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल ये कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन, जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसी कारण वे घास नहीं खा सकते। आइए 7वां देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, उपर्युक्त में से रक्त किसका किनका परिसंचरण करता है? केवल एक और दो, केवल 2, 1 और 2 और 3। तो ये पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ सभी का वहन रक्त परिसंचरण में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत, छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर में
ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अरमाइक और ब्रह्मी, यूनानी और ब्रह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरमाइक। ये क्या कह रहा है? अशोक के कंधार से प्राप्त अभिलेख, तो भारत से बाहर वाले में लिपि शायद ये यूनानी और अरमाइक होना चाहिए। अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरमाइक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। चलिए 9वां देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। मुक्ति लोगों को इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था ताकि, कारण है, मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके व उनका पद, वंश एवं परंपरा से ना चले। तो ये दोनों सही है और कथन की व्याख्या कर रहा है। कथन सही तथा कारण भी सही है एवं कारण कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके व उनका पद, वंश एवं परंपरा से ना चले। 10 नंबर देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? खुमस, जकात, खराज, उर्स। तो दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर खराज कहलाता था। खराज, हाँ देखते हैं। तो सबके बारे में, कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन को 50% होता था। खुमस जो होता था लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। और जकात जो होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था, सभी से नहीं। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, धोखा दिया था, सही है। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ये लगता है तीनों सही है क्योंकि कठपुतली सरकार मीर जाफर ही बना था ना। हाँ, प्लासी युद्ध का 1757 में हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक मीर जाफर की टुकड़ियों ने कंपनी का साथ देते हुए इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जो उसकी हार का बहुत बड़ा कारण था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अच्छा रुक जाइए, बक्सर के युद्ध की बात हो रहा है ना। यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया नहीं, कंपनी और इधर से 3 शासक थे। अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, एक और कहीं के ना, मुगल सम्राट 3। करे इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ये भी गलत है। इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाना तय हुआ। तो ये तीसरा केवल सही है। ठीक है, नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाना तय हुआ। कह बक्सर का युद्ध 1764 में कंपनी और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई, अतः कथन एक गलत है। कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया, इसलिए कथन 2 भी गलत है। कर इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाना तय किया गया, अतः कथन ये सही है। आइए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। क्या है? जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब ये मानव पूंजी बन जाता है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है, तो ये दोनों सही है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सीय सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है।
अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जा सकता है। आइए 40 नंबर देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है वानिकी, पशुपालन, व्यापार एवं परिवहन, खनन। तो वानिकी, पशुपालन और खनन 1, 2 और 4 सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के 3 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन और बीज निर्माण शामिल है। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? देसी मांगुर, गौरैया, हाथी, गेंदा। तो वो राजकीय प्रतीक नहीं है ये हाथी ये विरासत पशु है। देसी मांगुर, गौरैया तथा गेंदा बिहार के राजकीय प्रतीक है, परंतु हाथी नहीं। हाथी को वर्ष 2010 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। आइए 16 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार के आरा से प्राप्त देववर्णांक का लेख तथा शाहपुर, पटना तथा मंदार, भागलपुर से प्राप्त अभिलेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त शासक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, परवर्ती गुप्त शासक। देवनाम के एक अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के मैदान का निर्माण हुआ हिमालय के दक्षिण में गर्त बनाने से, गोंडवाना लैंड की नदियों के अवसाद गर्त में संग्रहित होने से, प्लीस्टोसीन काल में उपयुक्त सभी। तो ये प्लीस्टोसीन काल में बिहार के मैदान का निर्माण हुआ, शायद यही होना चाहिए। ओ डी सभी है। बिहार के मैदान का निर्माण हुआ हिमालय के दक्षिण में गर्त बनने से, गोंडवाना लैंड की नदियों के अवसाद गर्त में संग्रहित होने से। रुकिए ये गलत है, हम सही बता रहे हैं, सिर्फ प्लीस्टोसीन काल होगा। हिमालय बनते समय हिमालय के दक्षिण में एक विशाल अग्रगत बन गया था। इस विशाल अग्रगत में गोंडवाना लैंड के पठारी भाग से निकलने वाली नदियों ने अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप शुरू किया। इससे प्लीस्टोसीन काल में गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। जब हम पढ़ रहे थे तो शायद इसका सिर्फ आंसर ना वही है, क्या लिख रहा है, इस विशाल अग्रगत में गोंडवाना लैंड के पठारी भाग से निकलने वाली नदियों ने अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप शुरू किया। तो ये तो लगता है सब हो जा रहा है उसके कारण ना। तो चलिए डी ही लेकर चलते हैं, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। इसको हम देख लेंगे तो बताएंगे। हमको जहाँ तक ध्यान में आ रहा है ये प्लीस्टोसीन काल होना चाहिए। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन बिहार में प्रचलित ऋतु गीत नहीं है? कजरी, चैता, हिंडोला, खिलौना। तो ऑप्शन डी होगा खिलौना। बिहार में गीत संगीत की परंपरा प्राचीन काल से ही मौजूद रही है। बिहार में प्रत्येक ऋतु में अलग अलग गीत पाए जाते हैं, जिन्हें ऋतु गीत कहा जाता है। बिहार के कुछ प्रमुख ऋतु गीत इस प्रकार है: कजरी, चैता, चतुर्मासा, बारहमासा, हिंडोला इत्यादि। ऋतु गीत के साथ साथ बिहार में संस्कार गीत भी प्रचलित हैं। ये संस्कार गीत विवाह, जनेऊ, मुंडन, बालक जन्म आदि संस्कारों के अवसर पर गाए जाते हैं। बिहार के कुछ प्रमुख संस्कार गीत हैं: सोहर, समदाउन, गौना, बैठी, विदाई, कोहबर, खिलौना आदि। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 15,000 गर्लफ्रेंड चैलेंज संदर्ज का खिताब जीता है? विंसेंट कीमर, प्रज्ञानंद, मुकेश टी, विश्वनाथन। तो ये जो है निम्नलिखित में ये $15,000 का चैलेंज संदर्ज खिताब जीता है मुकेश टी ने। मुकेश टी ने हाल ही में $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज संदर्ज खिताब जीता है। वह जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ खेले, जिन्होंने टूर्नामेंट का नेतृत्व किया था, लेकिन उन्होंने अंतिम दिन केवल 1.54 स्कोर किया। बाकी देख लीजिए, इधर 4.4 रन के बाद मुकेश इधर 14-19 पर था और अपने हमवतन प्रज्ञानंद के साथ पहले स्थान पर रहे। लेकिन मुकेश ने ट्राई ब्रेक पर टूर्नामेंट जीता, क्योंकि उसने प्राग के खिलाफ सीधा 20 मुकाबला जीता था। विंसेंट कीमर तीसरे स्थान पर रहे। डुम्मा राजू केस का इनका जन्म हुआ था 19 मई 2006 में। उन्हें आमतौर पर भारतीय शतरंज खिलाड़ी मुकेश डी के नाम से जाना जाता है।
वह ग्रैंड मास्टर के खिताब के लिए क्वालिफाई करने वाले इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिनको फेड ने मार्च 2019 में सम्मानित किया था। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 जून 2021 को नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि के शासनाधीशों की 31वीं औपचारिक बैठकें कहाँ आयोजित की गई? द ग्रोव, वाटरफोर्ड, हर्टफोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम। जिनेवा न्यूयॉर्क यूएसए। सी है ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो यहाँ नाटो का जो इस बार हुआ ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 14 जून 2021 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो के शासनाधीशों की 31वीं औपचारिक बैठक हुई। इसे नाटो का ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन भी कहा जा रहा है। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या है? नाटो नेताओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, नाटो के भविष्य के बारे में निर्णय लिए और नाटो को 2030 एजेंडा के अनुसार अनुकूलित करने के उपायों का निर्णय लिया। अब नाटो, इसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहते हैं, यह 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हरेन में स्थित है। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का थीम क्या है? सुरक्षित रक्तदान बचाए लोगों की जान। बी है रक्तदान करो दुनिया को स्वस्थ बनाओ। सी है किसी और के लिए तैयार रहो। डी है रक्त दो और दुनिया को धड़कने दो। तो ऑप्शन डी होगा, रक्त दो और दुनिया को धड़कने दो। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम रक्त दो और दुनिया को धड़कने दो। इसके बारे में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता था। यह सुरक्षित रक्त और रक्त के जीवन रक्षक घटकों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जो आधान के लिए आवश्यक है। 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय संघ और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की संयुक्त पहल से इसका पहली बार आयोजन किया गया था। 14 जून 1868 को पैदा हुए कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के रूप में 14 जून को यह दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बीजा वुडसेट लॉन्च करेगी? नासा, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केंद्र। तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी। 2021 के अंत तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह बीजा वुडसेट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। बीजा वुडसेट यह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। यह एक 10x10 सेंटीमीटर नैनो सैटेलाइट है जो मानवकृत बक्से और प्लाईवुड के पृष्ठीय पैनलों का उपयोग करके बनाया गया है। न्यूजीलैंड में इसे माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। न्यूजीलैंड से इसे माहिया पेनिनसुला कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इसे अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ियों की सामग्री की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए लॉन्च किया जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पे काम करता है। आइए देखते हैं 23 नंबर। IMD और ICMR में भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के किसके साथ भागीदारी की है? तो मलेरिया नो मोर मलेरिया भी है, इसलिए ये होगा मलेरिया नो मोर। भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों को पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति शुरू करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन मलेरिया नो मोर के साथ भागीदारी की है। इसके बारे में समिति को मलेरिया और जलवायु पर भारत अंतर एजेंसी विशेषज्ञ समिति के रूप में जाना जाता है। समिति सूक्ष्म परिवर्तनों की जांच करने और मलेरिया पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए स्वस्थ क्षेत्र की जानकारी के साथ मौसम संबंधी जानकारी के सहयोग में मदद करेगी। आइए देखते हैं 24 नंबर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? तो रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान जो रहा है ये छत्तीसगढ़ का, और तीसरा स्थान पे असम और बिहार, उड़ीसा या बिहार, अच्छा जो भी था। आइए देखते हैं देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? क्या है? तो ये सुपौल होगा। आइए अब लास्ट देख लेते हैं। आज 19 तारीख 18 को पहुँच गया ना।
इसको देख लेते हैं। तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। तकला-मकान मरुस्थल चीन के तारिम बेसिन में स्थित है। इसके उत्तर में तिएनशान पर्वत और दक्षिण में क्यूनलुन पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह मरुस्थल लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मरुस्थल में बालुका स्तूपों के निरंतर बदलते रहने का स्वरूप दिखाई देता है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, होर्मुज, बोस्फोरस, मलक्का। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जल संधि यमन और जिबूती के मध्य स्थित हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, जबकि ओमान एवं ईरान को अलग करती है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी सिंध सागर को जोड़ती है। तीसरा, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई। तो ये कब की गई? अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, अक्षामिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहित आदि को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हुआ ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा हुआ। संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जो निम्नवत है: दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम। और इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे क्लास भी है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अंग, सूची 2 विशेषता। अब यहाँ देखिए, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो अमाशय का काम क्या होना चाहिए? तो ये पचे हुए भोजन का रुधिर भाग अवशोषण या जल अवशोषण करता है। बड़ी आंत, अच्छा, अमाशय का काम है अम्ल का निर्मोचन, वहाँ से अम्ल निकलता है। और छोटी आंत जो है पचे भोजन का रुधिर भाग का अवशोषण होता है। बड़ी आंत है जल अवशोषण हो जाता है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच पाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जिसको जठर रस बोलते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं, जब जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। फिर यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है। ये पित्त रस का स्रवण करती है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं छठा नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, कोकून जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। भेड़, बकरी तथा या ऊन देने वाले जंतु, ये तीनों सही है। उपर्युक्त सभी कथन सही है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इनमें से रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट रेशम की कतई करके कोकून बनाते हैं।
कोकूनों से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। उनके रेशे भेड़, बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन ए, गतिशील वायु पवन कहलाती है। कथन आर, पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गतिशील वायु पवन कहलाती है, ये तो ठीक है। पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर गति करती है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या तो हमको नहीं लगता कि करती है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है और ऊपर जाने पर वायु ठंडी होने लगती है, फिर निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु गति करने लगती है। अतः कथन ए और दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए देखते हैं कथन ये 8 देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कथन आर है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के, नहीं हमको लगता है ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। अच्छा सही ही है। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन और है। विकल्प ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसी का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा, का अर्थ है कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे टोकन मुद्रा चलाई। दो है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे, इसलिए यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए, जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी। इसी सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह थी। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? तो ये था दिल्ली। अच्छा गैरिसन, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए, तो वहाँ पे ठीक है, सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने, तो ये पहला शायद लग रहा है गलत है। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही, तो ये केवल 2 सही होगा। बारह अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, न कि बंगाल के नवाब ने, अतः कथन एक गलत है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। उस समय तक कंपनी को भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, अतः कथन 2 सही है। अब भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, तो ठीक है, ये तो था ही। इसके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों को दखल देते थे, तो ये होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। कंपनी द्वारा तैनात ये रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था।
रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निवेश व्यय को परिभाषित करता है? तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय, सरकारी उपक्रमों से सरकार द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया, सी है किसी देश की सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु सब्सिडी देना, डी है वस्तुओं की मांग और आपूर्ति का बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रण। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय। उद्यमियों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं, जैसे नई मशीनें खरीदना, नए उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना आदि। आइए 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना, श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर। अब यहाँ देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण समाजवादी व्यवस्था में होता है, ठीक है ना। तो ये 2 और 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है, तो ये होगा। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं, ठीक है। इसी में दिया है श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। आइए देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है। निम्न में कौन बिहार की भाषा नहीं है? मैथिली, भोजपुरी, डोगरी, मगही। तो ऑप्शन सी होगा, डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। मैथिली, भोजपुरी तथा मगही बिहार की भाषाएं हैं, जबकि डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। बिहार की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार है: मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका तथा अंगिका। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? आर ब्रूसफुट, कनिंघम, व्हीलर, मैकेंजी। नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये कनिंघम ने लगाया था। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बौद्ध गया के मंदिर को भी खोजा था। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। हिंज रेखा के निकट जलोढ़ गहराई अधिकतम कितनी है? 100 मीटर, 700 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हिंज रेखा के निकट जलोढ़ गहराई अधिकतम कितनी है? 700 मीटर। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार शैल के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरे हैं। डुबरांव, आरा, बीटा और पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई अचानक 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर हो जाती है। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर। तो बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? मंजूषा शैली ये भागलपुर ना, मधुबनी क्षेत्र में नहीं। हाँ, भागलपुर ही होना चाहिए। देखते हैं। मंजूषा शैली के अंतर्गत भागलपुर क्षेत्र में सनई की लकड़ी से बनी मंजूषा पर बिहुला बिसहरी की गाथाओं से संबंधित चित्र पक्षियों द्वारा बनाए जाते हैं। इस शैली में पात्रों का सिर्फ वाम पक्ष में चित्रित किया जाता है। इस शैली का प्रचलन यद्यपि पूरे उत्तरी बिहार में थोड़ा बहुत है, परंतु इसका मुख्य केंद्र भागलपुर में ही है। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस विभाग ने भारत जर्मन विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र IGSTC इंडस्ट्रियल फेलोशिप लॉन्च की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ही होना चाहिए। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत जर्मन विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र इंडस्ट्रियल फेलोशिप लॉन्च की है। इसके बारे में यह और विज्ञान और इंजीनियरिंग में पोस्ट डायरेक्ट शोधकर्ता भारतीय PhD के युवा छात्रों के लिए जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए है। फेलोशिप कार्यक्रम अनुदान अधिकतम 1 वर्ष के लिए है।
21 जून से इस फेलोशिप के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध होंगे। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं? बागलकोट, कोलार, धारवाड़, बेंगलुरु। तो ये आंसर होगा बागलकोट। हाल ही में कर्नाटक, अच्छा देखते हैं। नहीं, बागलकोट, कोलार, धारवाड़ तीनों है, बेंगलुरु नहीं है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक में 3 उत्कृष्टता केंद्र हैं। आम के लिए COE, कोलार अनार के लिए, और COE बागलकोट सब्जियों के लिए, और COE धारवाड़ जो उत्कृष्टता के ये केंद्र ज्ञान उत्पन्न करते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं और अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। इसके बारे में और देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो पता ही होगा, श्री BS येदियुरप्पा, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत कर्नाटक में स्थापित 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच नामक सीमा का पहला 3D नक्शा बनाया है। तो ये नक्शा हेलियोस्फीयर के बीच बना है। अच्छा, उसका नाम हेलियोस्फीयर है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच की सीमा का पहला 3D नक्शा बनाया है, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। यह 3D मैप नासा के आईबेक्स सैटेलाइट के डेटा का उपयोग करके बनाया गया था। प्रमुख बिंदु, हेलियोस्फीयर की सीमा को पहली बार मैप किया गया है। यह वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि सौर और तारे के बीच की हवाएं कैसे परस्पर क्रिया करती है। यह पहली बार है जब वैज्ञानिक इसे मापने और इसका 3 आयामी नक्शा बनाने में सफल हुए हैं। हेलियोस्फीयर यह सूर्य द्वारा निर्मित सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष का एक विशाल बुलबुला जैसा क्षेत्र है। यह आसपास के तारे के बीच के माध्यम में सूर्य द्वारा बनाई गई एक गुहा है। आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन और। हाल ही में समाचारों में देखा गया तुलु भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो बात सही है। तुलु के मूल वक्ताओं को तुलुवा या तुलु भाषी कहा जाता है और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आधिकारिक रूप से तुलुनाडो कहा जाता है। तो ये आंसर होगा दोनों ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 दोनों कथन सही है। कथन 1, तुलु को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से 2 तटीय जिलों कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिले में बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। कथन 2, तुलु के मूल वक्ताओं को तुलुवा या तुलु लोग कहा जाता है और भौगोलिक क्षेत्र को औपचारिक रूप से तुलुनाडो कहा जाता है। खबरों में क्यों? हाल ही में विभिन्न संगठनों ने कर्नाटक और केरल में तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो चलिए, ये 25 नहीं है, यहाँ पे 83 है, ठीक है ना। तो 2 लगता है डिलीट हो गया। तो आज का ये पूरा हुआ हमारा 125 क्वेश्चन ना होकर 183 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। तो ये सिर्फ शनिवार को रहता है रिवीजन क्लास में, बाकी 5 दिन का डेली क्विज रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।